आपने इस बारे में तो पढ़ा ही होगा कि 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा पत्थर हमारी पृथ्वी से आकर टकराया था, जिसने यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा जीवन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। उन प्राणियों में से एक डायनासोर भी थे, जिनकी पूरी प्रजाति इस डिजास्टर में मारी गई थी। बहुत कम ही ऐसे डायनासोर थे जो इस इवेंट को झेल पाए थे। अब सीधी सी बात है कि उस समय कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने इसे देखा हो। असल में अगर डायनासोर नहीं मरे होते तो आज इंसान पृथ्वी पर मौजूद भी नहीं होते। लेकिन इस भयंकर इवेंट के इतने करोड़ों साल बाद वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की कि उस समय आखिर क्या हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर डायनासोर्स के मरने के बाद क्या हुआ और क्या आगे भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो क्या हम इंसान इस प्रलय को झेल पाएंगे। जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया था। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह गल्फ ऑफ मैक्सिको के एरिया में आकर गिरा था। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान मिट गया। डायनासोर के अलावा भी न जाने कितनी सारे जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजाति इस प्रलय में खत्म हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पत्थर के गिरने की वजह से सबसे ज्यादा तबाही हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जब यह पत्थर हमारी पृथ्वी से आकर टकराया तो इसके इम्पैक्ट की वजह से बहुत बड़ा लैंड एरिया अफेक्ट हुआ। इसकी वजह से काफी सारे पत्थर अंतरिक्ष में जा पहुंचे और वहां से वह वापस पृथ्वी पर गिरना शुरू हुए। अब दिक्कत ये भी नहीं थी कि पत्थर गिर रहे थे, बल्कि दिक्कत ये थी कि जब यह पत्थर वापस हमारी पृथ्वी के अंदर आ रहे थे तो वायुमंडल के घर्षण की वजह से इनमें भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हुई और यह जलने लगे। उस समय हमारी पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही थी और यहाँ मौजूद जानवरों और पेड़ों को ये सब झेलना पड़ रहा था। इसी के बाद जंगलों में आग भी लग गई, जिसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही हुई और हमारी पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वी पर सुनामी और भूकंप भी आने लगे और ऐसा माना जाता है कि उस समय पृथ्वी पर जिस मैग्नीट्यूड का भूकंप आया होगा वो अभी तक का सबसे तेज भूकंप रहा होगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने चिक्सुलव के काफी सारे सैंपल कलेक्ट किए ताकि वह उन चीजों पर रिसर्च कर पाएं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि चिक्सुलव इम्पैक्ट क्रेटर, या फिर आसान भाषा में बोलें तो वह गड्ढा है जो उस बड़े उल्कापिंड ने पृथ्वी पर बनाया था। वैसे तो इस घटना को हुए काफी करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल ही जाता है जिससे वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सके, और ऐसा ही उन्हें यहाँ पर भी मिला। इन सब की रिसर्च करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन को बनाया और अब हम आपको बताने वाले हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। मान लीजिए आप 6.5 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका के किसी एरिया में थे और आपके आसपास सैकड़ों डायनासोर भी रहा करते थे। आप रात के आसमान की तरफ एक नजर डालते हैं और आपको एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर तक आप उस तारे को ही देखते रहते हैं और आप नोटिस करते हैं कि वह तारा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में वह तारा बिल्कुल सूर्य के साइज का दिखाई देना शुरू हो जाता है। असल में जो आप देख रहे हैं वो कोई तारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सा उल्कापिंड है जो पृथ्वी की तरफ 72,420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और सीधे इसी से आकर टकराने वाला है। इस उल्कापिंड का साइज 11 से 80 किलोमीटर के बीच में है और जिस समय यह पृथ्वी से टकराएगा तुरंत ही बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। कुछ ही घंटों बाद यह उल्कापिंड वायुमंडल में घुस जाता है और आज के युकाटन पेनिनसुला वाले एरिया में आकर गिरता है। जब भी हमारे वायुमंडल में कोई चीज जाकर गिरती है तो हमारा वायुमंडल बिल्कुल पानी की तरह वर्क करता है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा हुआ तो वह उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ तो वह वायुमंडल को चीरता हुआ सीधे लैंड पर आकर गिर जाता है। अगर आप पानी में छोटे छोटे पत्थर डालेंगे तो उन्हें जमीन तक जाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े से पत्थर को बहुत तेज रफ्तार से पानी में फेंकेंगे तो वह तुरंत ही जमीन तक पहुंच जाएगा। खैर, इस उल्कापिंड को वायुमंडल से पृथ्वी तक आने में मात्र 3 सेकंड का समय लगा और जैसे ही यह पृथ्वी से टकराया तबाही शुरू हो गई।
सबसे पहले तो इसके इम्पैक्ट की वजह से इतना तेज साउंड क्रिएट हुआ कि यह सारे कॉन्टिनेंट में आसानी से सुना जा सकता था। अगर इस उल्कापिंड के पास के एरिया में कोई जानवर मौजूद थे तो वह तुरंत ही भाप में बदल गए होंगे। कोई भी जानवर जिसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा था और वह कछुए और क्रोकोडाइल फैमिली का नहीं था, वह तुरंत ही मारा गया। जिस रफ्तार से यह पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराया था, उस रफ्तार में हवा भी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वह पानी को भाप बना देती है। जिसका मतलब ये है कि जब यह पत्थर हमारी पृथ्वी पर गिरा नहीं होगा, तब की हवा ने यहाँ मौजूद पानी को इवेपोरेट कर दिया होगा। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी से टकराया, तुरंत ही हमारी पृथ्वी की मिट्टी बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करने लगी और एक बहुत बड़ी बाउंसिंग शॉक वेव यहाँ से निकली, जिसने पृथ्वी के बहुत बड़े एरिया को नष्ट कर दिया। यह पत्थर सीधे जाकर हमारी पृथ्वी के मेंटल तक पहुंच गया और फिर असली तबाही शुरू हुई, क्योंकि अब अंदर से चीजें बाहर आने वाली थी। पृथ्वी का सारा मटेरियल 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछल गया और वापस से पृथ्वी पर आकर गिरना शुरू हुआ। इतने बड़े धमाके में 1 सेप्टिलियन 300 सेक्सटिलियन किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हुई और यह नंबर कितना बड़ा है इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम पृथ्वी पर 1 अरब हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब को भी गिरा दें, तब भी इतनी एनर्जी एक साथ रिलीज नहीं होगी। पत्थर के द्वारा ट्रांसफर की गई काइनेटिक एनर्जी हमारी पृथ्वी के सरफेस को गर्म कर देती है और इसका तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा हो जाता है। इस एरिया का तापमान 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद यह गर्मी पूरी पृथ्वी पर फैलनी शुरू हुई और इसकी रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इस पत्थर की वजह से पृथ्वी के अंदर भी काफी सारे शॉक वेव गए और अगर आप पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर भी मौजूद होते तो आपको इम्पैक्ट के 30 मिनट बाद एक बहुत ही पावरफुल भूकंप महसूस करने को मिलता। अगर उस समय वहां पर कोई इमारत मौजूद होती तो वह तुरंत ही गिर जाती। इस भूकंप की वजह से आज तक की सबसे बड़ी सुनामी आती है, जिसकी हाइट 1000 फीट होती है। आज हम जिसे मैक्सिको और साउथ अमेरिका कहते हैं, यह सुनामी उसी एरिया को पूरे तरीके से पानी में डुबो लेती है और वहां के सारे लैंड एनिमल्स को खत्म कर देती है। सुनामी के 6 घंटे बाद सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका में भी 600 फीट ऊंची सुनामी देखने को मिलती है, जो वहां के जानवरों और पेड़ पौधों को भी तबाह कर देती है। मात्र 15 घंटे बाद ही पृथ्वी पर जितने भी वाटर सोर्सेस मौजूद थे, उन सभी में एक बहुत ही भीषण सुनामी आती है, जो वहां के एरिया को पूरे तरीके से तबाह कर देती है। अगर आपको लग रहा है कि यह एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, तो आपको बता दूं कि अभी तबाही खत्म नहीं हुई है। असल में असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई थी। जैसे ही यह उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराया, वैसे ही पृथ्वी से काफी सारे पत्थर टूटकर अंतरिक्ष में पहुंच गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 25 अरब छोटे बड़े पत्थर अंतरिक्ष में लॉन्च हो गए, जिनमें से कुछ तो चांद तक भी पहुंच गए। मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर ये सभी पत्थर वापस से पृथ्वी पर आकर गिरना शुरू हुए और उस समय इनके गिरने की रफ्तार 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो आज की सुपर फास्ट कार की रफ्तार होती है। इनमें से ज्यादातर पत्थर एक टॉफी के साइज के थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो एक बस के साइज के थे। अब पृथ्वी पर जहां भी डायनासोर थे, उन पर पत्थर आकर गिरने लगे। ये इतने बड़े जानवर थे कि ये कहीं छुप नहीं सकते थे, इसलिए सबसे पहले यही पृथ्वी से एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए। जितनी भी चिड़िया हमारी पृथ्वी पर थी वो भी मारी गईं और जितने भी पेड़ पौधे थे उन सब में आग लग गई। सिर्फ वही पक्षी इस प्रलय में बच पाए जो जमीन के किसी प्रोटेक्टेड एरिया में अपना घोंसला बनाते थे। इसके अलावा पानी के बहुत अंदर रहने वाले जानवर भी जीवित रह गए, जिनमें क्रोकोडाइल और कछुए भी शामिल हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस समय हमारी पृथ्वी पर उतना ही तापमान था जितना एक ओवन में होता है। हर जगह बस आग और तेज तापमान ही था। इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में डेसिमेशन यानी तबाही हुई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी पत्थर पृथ्वी पर वापस से गिर रहे थे, उनका तापमान काफी ज्यादा था। पृथ्वी के घूमने की वजह से वो पृथ्वी के हर एरिया में धीरे धीरे गिर रहे थे और उनका कांटेक्ट ऐसे भी एरिया से हुआ जहां पर बहुत भारी मात्रा में सल्फर और तेल मौजूद था। वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के मुताबिक करीब 100 अरब टन सल्फर इस घटना में वेपराइज हुआ और इससे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई,
जिससे पृथ्वी का तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया। पत्थर उस एरिया में भी गिर रहे थे जहां पर पानी बहुत भारी मात्रा में मौजूद था, जिस वजह से पानी भी भाप में बदल गया। वायुमंडल में अब सल्फर और पानी मौजूद था और धीरे धीरे ये भी आपस में मिलने लगा, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुई। जिस भी तेल डिपॉजिट के ऊपर पत्थर आकर गिरे, उन्होंने उस तेल को भी पूरी तरीके से जला दिया और इससे पृथ्वी के वायुमंडल में एक बहुत मोटी सी काली रंग की लेयर बन गई। ध्यान रखिए कि यह लेयर बारिश वाले बादलों के ऊपर बनी थी, इसलिए यह बारिश को तो ब्लॉक नहीं कर रही थी, लेकिन सूर्य की रोशनी को जरूर ब्लॉक कर रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन हो गया, लेकिन सूर्य की लाइट अभी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ जमने लगी। मात्र 2-3 सालों में ही यहाँ पर चारों तरफ स्नो हो गई। भारत और मेडागास्कर जैसे कुछ ट्रॉपिकल एरियाज को छोड़कर हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि हर जगह बर्फ जम गई थी, इसलिए इवेपोरेशन रेट भी गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पानी वायुमंडल में नहीं जाता है और बर्फीले एरिया के अलावा हर जगह सूखा पड़ जाता है। वहां पर रहने वाले जानवर पानी के लिए तरसते हैं और मारे जाते हैं। ऐसे जितने भी एरिया थे वह सब के सब रेगिस्तान में बदल जाते हैं और वहां पर ऐसे जानवर और पेड़ पौधे पैदा होते हैं जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है। ये सब इंसानों के पृथ्वी पर आने से काफी करोड़ों साल पहले हुआ था, इसलिए हम बिल्कुल सेफ थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड के ऊपर और भी ज्यादा पढ़ाई की और ये पता लगाया कि आखिर ये आया कहां से था। पता चलता है कि ये हमारे सौरमंडल के ही पीछे वाले भाग से आया था, जिसे हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। यह दरअसल कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की बहुत बड़ी बेल्ट है। यह एस्टेरॉयड किसी न किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उससे टकरा जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के साथ तो ऐसा कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो हमारे सौरमंडल का ग्रेविटेशनली सबसे पावरफुल प्लैनेट है। चिकसुलव एस्टेरॉयड भी इसी ओर्ट क्लाउड में मौजूद था और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पत्थर शुरुआत में इससे भी बड़ा रहा होगा। सूर्य के पास होने के बाद यह छोटे छोटे पत्थरों में टूट गया और उनमें से एक पत्थर हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया, जिसने इतनी बड़ी तबाही को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों के एक और खुलासे को सुनने के बाद आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे, और वो ये है कि अभी भी इस पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े पृथ्वी के ही ऑर्बिट में मौजूद हैं, जो हर 250 से 730 मिलियन सालों में एक बार हमारी पृथ्वी से आकर टकराते रहेंगे। यानी आने वाले समय में भी हमें ऐसे ही काफी सारे एस्टेरॉयड्स को झेलना पड़ेगा। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यह 250 मिलियन सालों में ही आए। ये तो एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन है, लेकिन ये बात तो श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि अगले 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास कोई भी इतना बड़ा एस्टेरॉयड नहीं दिखाई दिया है। 11 दिसंबर 2021 को नासा के वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी रिवील की, जिसका नाम 4660 नीरियस था। 330 मीटर लंबा यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से मात्र 38 लाख किलोमीटर की दूरी से बहुत तेजी से निकलता है। इसकी रफ्तार उस समय करीब 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, और भले ही आपको ये लगे कि यह काफी ज्यादा दूर था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि अगर इसके ऑर्बिट में हल्का सा भी डायरेक्शनल चेंज होता तो ये सीधे हमारी पृथ्वी से ही आकर टकरा जाता। खैर, अभी तो ये खतरा टल गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के मुताबिक 2060 के वैलेंटाइंस डे को यह पत्थर फिर से हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा, और तब क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई सारे तरीके खोजे हैं जिनसे हम अपने आप को इन पत्थरों से बचा सकते हैं। इनमें से एक तरीका है नासा का डार्ट मिशन। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ही महीने पहले नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्टेरॉयड में जाकर टकराया था, जिससे उसके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो कुछ इसी तरीके से हम उसके डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि छोटे एस्टेरॉयड तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दिक्कत है बड़े एस्टेरॉयड से। 11 से 80 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड किसी भी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा नहीं हिलने वाले, और भविष्य में ऐसे पत्थरों का पृथ्वी पर गिरना निश्चित है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तब तक हम लेजर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा माहिर हो चुके होंगे, इसलिए हम पत्थर को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इस आइडिया में भी एक दिक्कत है और वो ये है कि अगर हम पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो हमारी पृथ्वी के साथ कुछ वैसा ही होगा जैसा चिकसुलभ के पृथ्वी पर टकराने के बाद हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे पत्थर सीधे हमारे वायुमंडल में घुसते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगे और चीजों को जलाना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा डायनासोर और बाकी जानवरों के साथ हुआ था। चिकसुलभ के गिरने के मात्र 1 मिनट बाद ऑलरेडी ही हमारी पृथ्वी पर काफी बड़े लेवल पर तबाही हो चुकी थी। सुनामी स्टार्ट हो चुकी थी, भूकंप आने शुरू हो चुके थे और साथ में आग भी बरसने लगी थी। जानवरों को इसी से पता चल गया होगा कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है और ऐसा माना जाता है कि एंड में काफी सारे जानवर तो भगदड़ में ही मारे गए होंगे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जो डायनासोर और पक्षी हवा में उड़ रहे थे उनके पंखों के ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर आकर गिरते हैं जिससे उनके पंख जल जाते हैं और वह नीचे जलती हुई जमीन पर आकर गिर जाते हैं। इसे काफी सारी मूवीज में भी दिखाया गया है और डोरेमोन कार्टून के एक एपिसोड में भी इस बात को दिखाया गया है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आज हमें पृथ्वी पर जितने भी जानवर और पेड़ पौधे दिखते हैं वो पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इस प्रलय में पृथ्वी पर रहने वाले 76% पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरीके से गायब हो गए थे। सिर्फ डायनासोर की ही 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां एक ही झटके में पृथ्वी से पूरे तरीके से चली गई थी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको डायनासोर एक्सटेंशन के बारे में बताया। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।